सैकड़ों सालों तक मैथमेटिशियंस एक ऐसे नंबर का इस्तेमाल करते रहे जिसके बारे में उनका मानना था कि उसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसे इमेजिनरी कहा। उन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, यहां तक कि ये यूजलेस है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जब भी उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, इसने काम किया, और धीरे धीरे यही सपोज्डली इमेजिनरी नंबर फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग और यहां तक कि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए भी बेहद जरूरी बन गया। और इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि आखिरकार साइंटिस्ट्स ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बिना बनाई गई क्वांटम थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि नेचर में असल में क्या हो रहा था। तो सवाल यह है, जिस नंबर को कभी मैथमेटिकल नॉनसेंस समझा जाता था, वही रियलिटी को समझने के लिए इतना इंपॉर्टेंट कैसे बन गया? चलिए, मैं एक बहुत सिंपल चीज से शुरू करता हूं। अगर मैं किसी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करूं, तो उसका साइन फ्लिप हो जाता है। 3 बन जाता है -3 और -7 बन जाता है 7। अगर मैं नंबर्स को एक नंबर लाइन पर इमेजिन करूं, तो -1 से मल्टीप्लाई करना हर चीज को 180 डिग्रीज रोटेट करने जैसा है। अब अगर मैं यही काम 2 बार करूं, तो मैं वापस वहीं पहुंच जाता हूं जहां से शुरू किया था। लेकिन एक और नंबर है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि वो इस रोटेशन का सिर्फ आधा हिस्सा करता है। वो नंबर है i, और इसे डिफाइन किया जाता है i² = -1। दूसरे शब्दों में, i -1 का स्क्वायर रूट है। अगर मैं एक बार i से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं इसे 90 डिग्री रोटेशन की तरह सोच सकता हूं। और अगर दोबारा i से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे एक और 90 डिग्री रोटेशन मिलता है। दोनों को मिलाकर 180 डिग्रीज हो जाते हैं, यानी बिल्कुल वही जो -1 से मल्टीप्लाई करने पर होता है। आज मैथमेटिक्स में ये आइडिया बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन हिस्ट्री में इसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। द इम्पॉसिबल प्रॉब्लम। 1545 में इटालियन मैथमेटिशियन जेरोलामो कार्डनो ने एक प्रॉब्लम पर विचार किया। मुझे ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनका सम 10 हो और प्रोडक्ट 40 हो। सुनने में ये काफी सिंपल लगता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर मैं सिर्फ रियल नंबर्स का इस्तेमाल करूं, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबसे ज्यादा मैं 5 × 5 = 25 तक पहुंच सकता हूं। 40 तक मैं कभी नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब कार्डनो ने अलजेब्रा की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो एक बहुत अजीब चीज सामने आई। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट। उस समय ऐसी चीज को इम्पॉसिबल माना जाता था। ऐसा कोई नॉर्मल रियल नंबर नहीं है जिसे मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं और रिजल्ट नेगेटिव आए। फिर भी कार्डनो ने उस अजीब आंसर को लिख दिया। और सबसे सरप्राइजिंग बात, अरिथमेटिक ने काम किया। कार्डनो को असल में पता नहीं था कि इन नंबर्स का मतलब क्या है, और वो इन्हें प्रैक्टिकली यूजलेस मानता था। लेकिन उसने मैथमेटिक्स में एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसे अब पूरी तरह बंद करना पॉसिबल नहीं था। बोम्बेली टेक्स द इम्पॉसिबल सीरियसली। कुछ दशकों बाद मैथमेटिशियन राफेल बोम्बेली के सामने इससे भी ज्यादा अजीब सिचुएशन आई। वो एक क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा था जिसका आंसर पहले से ही साफ था। आंसर था 4। मैं इक्वेशन में 4 डालकर तुरंत वेरीफाई कर सकता हूं कि ये काम करता है। लेकिन जब बोम्बेली ने क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कार्डनो का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, तो कैलकुलेशन के बीच में नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट्स आने लगे। यह बहुत बिजार था। इक्वेशन का एक बिल्कुल नॉर्मल रियल आंसर था, फॉर्मूला भी करेक्ट था, लेकिन उस आंसर तक पहुंचने का रास्ता ऐसे नंबर्स से होकर जा रहा था जिनके बारे में माना जाता था कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। बोम्बेली ने एक रैडिकल फैसला किया। इन स्ट्रेंज नंबर्स को रिजेक्ट करने की जगह उसने इन्हें लेजिटिमेट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया। उसने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अलजेब्रा के नॉर्मल रूल्स फॉलो करने दिए। और फिर कुछ इनक्रेडिबल हुआ।
आखिर में वो स्ट्रेंज टर्म्स एक दूसरे को कैंसल करने लगे और फाइनल आंसर आया 4। एग्जैक्टली वही आंसर जिसके बारे में उसे पहले से पता था कि वो करेक्ट है। इम्पॉसिबल मानी जाने वाली मैथमेटिक्स ने एक बिल्कुल करेक्ट रियल रिजल्ट दिया था। बोम्बेली के पास इसका कोई ज्योमेट्रिक एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ये नंबर्स असल में क्या है, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट बात समझ गया था। अगर वो इन नंबर्स को कंसिस्टेंटली ट्रीट करता है तो ये काम करते हैं। वाई वी कॉल देम इमेजिनरी। फिर 1637 में रने डेस्कार्ट्स ने इन नंबर्स को वो नाम दिया जो आने वाली कई सेंचुरीज तक इनके साथ रहने वाला था। उसने इन्हें कहा इमेजिनरी नंबर्स, लेकिन इस नाम ने एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा कर दी। इमेजिनरी सुनते ही ऐसा लगता है जैसे नॉट रियल, यानी कोई ऐसी चीज जो बस इन्वेंट की गई हो, जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन मैथमेटिक्स बार बार दिखा रही थी कि ये नंबर्स यूजफुल हैं। बार बार। यूलर फाइंड्स समथिंग ब्यूटिफुल। लगभग एक सेंचुरी बाद लियनहार्ड यूलर ने इस आइडिया को बहुत आगे बढ़ाया। उसने मैथमेटिक्स के सबसे फेमस रिलेशनशिप्स में से एक को डिस्कवर किया। ई रेज टू आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई सिन थीटा। अचानक ये स्ट्रेंज इमेजिनरी नंबर एक्सपोनेंशियल्स, ट्रिगोनोमेट्री और रोटेशन से कनेक्ट हो गया। ये किसी मीनिंगलेस मैथमेटिकल फिक्शन की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, बल्कि ये ज्योमेट्री को इनक्रेडिबल प्रिसिशन के साथ डिस्क्राइब कर रहा था। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। आखिर आई है क्या? गॉस चेंजेस द क्वेश्चन। 19th सेंचुरी में कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने इस पिक्चर को बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया। उसने सवाल को देखने का तरीका ही बदल दिया। ये पूछने की जगह -1 का स्क्वायर रूट क्या है, मैं ये पूछ सकता हूं। वो है कहां? नॉर्मली मैं रियल नंबर्स को एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पर ड्रॉ करता हूं। पॉजिटिव नंबर्स एक डायरेक्शन में जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स दूसरी डायरेक्शन में। लेकिन अब मैं इसमें एक और एक्सिस ऐड करता हूं, एक वर्टिकल एक्सिस। और अचानक हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक 2 डायमेंशनल प्लेन पर एक पॉइंट बन जाता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है और वर्टिकल डायरेक्शन इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। अभी से मल्टीप्लाई करने का एक क्लियर जियोमेट्रिक मीनिंग है। ये किसी पॉइंट को 90 डिग्रीज रोटेट करता है। इमेजिनरी नंबर्स शायद ऐसे मीनिंगलेस ऑब्जेक्ट्स नहीं थे जो मैथमेटिक्स में फिट नहीं होते। प्रॉब्लम यह थी कि नॉर्मल रियल नंबर लाइन उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए काफी बड़ी ही नहीं थी। मुझे एक और डायमेंशन चाहिए था। देन फिजिक्स नीडेड आई। अब तक ये सब एक इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल ट्रिक जैसा लग सकता है, लेकिन फिर कुछ बहुत बड़ा हुआ। 1926 में फिजिसिस्ट अर्विन स्क्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स की फंडामेंटल इक्वेशंस में से एक डेवलप की और उस इक्वेशन में मौजूद था आई, यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1। और वो वहां डेकोरेशन के लिए नहीं था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस बात से डीपली कनेक्टेड हो गए कि क्वांटम सिस्टम्स समय के साथ कैसे इवॉल्व करते हैं। स्क्रोडिंगर खुद भी इनके अपीयरेंस को लेकर अनकंफर्टेबल था। लेकिन मैथमेटिक्स काम कर रही थी। एक बार फिर हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही थी। पहले मैथमेटिशियंस आई को लेकर अनकंफर्टेबल थे, अब फिजिसिस्ट्स आई को लेकर अनकंफर्टेबल थे। लेकिन कोई भी इसे सिंपली बाहर नहीं फेंक सकता था। हाउ इमेजिनरी नंबर्स गिव रियल मेजरमेंट्स। अब यहां एक और ऑब्वियस प्रॉब्लम थी। क्वांटम मैकेनिक्स एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड वेव फंक्शन का इस्तेमाल करती है, लेकिन जब मैं रियल वर्ल्ड में किसी चीज को मेजर करता हूं तो मेरे इंस्ट्रूमेंट्स मुझे इमेजिनरी नंबर्स नहीं दिखाते। मैं पोजीशन मेजर करता हूं, एनर्जी मेजर करता हूं, प्रोबेबिलिटी मेजर करता हूं। तो फिर एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट मुझे रियल फिजिकल रिजल्ट कैसे दे सकता है? यही मैक्स बॉर्न ने एक क्रूशल इंटरप्रिटेशन दिया। मैं वेव फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ कंबाइन करता हूं। इमेजिनरी कंपोनेंट्स सही तरीके से कैंसिल हो जाते हैं और मुझे एक रियल नॉन नेगेटिव क्वांटिटी मिलती है जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होती है। और सरप्राइजिंगली
ये वही आइडिया याद दिलाता है जो बोम्बेली ने सेंचुरीज पहले देखा था। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज आपस में इंटरैक्ट कर सकती हैं और आखिर में एक कंप्लीटली रियल रिजल्ट दे सकती हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक ऐसी चीज होती है जिसे सिर्फ रियल नंबर्स पूरी तरह कैप्चर नहीं कर सकते, फेज। मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे सोच सकता हूं कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, और क्वांटम मैकेनिक्स में ये डायरेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब क्वांटम स्टेट्स कंबाइन होती हैं तो उनकी फेजेस एक दूसरे को रीइंफोर्स कर सकती हैं या एक दूसरे को कैंसल कर सकती हैं। इससे पैदा होता है इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस क्वांटम फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक है। कुड वी रिमूव कॉम्प्लेक्स नंबर्स? लेकिन अब एक फैसिनेटिंग सवाल पैदा होता है। हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स सिर्फ एक कन्वीनियंट मैथमेटिकल लैंग्वेज हो। शायद मैं क्वांटम मैकेनिक्स को सिर्फ रियल नंबर्स की मदद से रिराइट कर सकूं और फिर भी मुझे वही फिजिक्स मिले। लंबे समय तक इस पॉसिबिलिटी को एक्सपेरिमेंटली रूल आउट करना आसान नहीं था। फिर रिसर्चर्स ने इस डिफरेंस को टेस्ट करने का एक तरीका डेवलप किया। उन्होंने इंडिपेंडेंट सोर्सेज और एंटैंगल्ड पार्टिकल्स वाला एक सिनारियो डिजाइन किया। इसमें रियल वैल्यूड क्वांटम थियरी और स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स क्वांटम थियरी अलग अलग प्रेडिक्शंस दे सकती थी। और इस डिफरेंस की वजह थी वो चीज जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नेचुरली मौजूद होती है, फेज। आखिरकार 2022 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और रिजल्ट ने टेस्टेड रियल वैल्यूड अल्टरनेटिव की बजाय स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स क्वांटम थियरी की प्रेडिक्शंस को सपोर्ट किया। और यही इस पूरी स्टोरी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंडिंग है। कार्डनो ने 1500s में इन स्ट्रेंज नंबर्स का सामना किया। बोम्बेली ने दिखाया कि इनका इस्तेमाल करके कैलकुलेशंस करेक्ट आंसर्स दे सकती हैं। डेस्कार्ट्स ने इन्हें इमेजिनरी कहा। यूलर ने इन्हें मैथमेटिक्स के कुछ सबसे डीप रिलेशनशिप से कनेक्ट किया। गॉस ने इन्हें एक जियोमेट्रिक होम दिया। क्वांटम मैकेनिक्स ने इन्हें मॉडर्न फिजिक्स का फंडामेंटल हिस्सा बना दिया। और कार्डनो के पहली बार इन नंबर से स्ट्रगल करने के सेंचुरीज बाद एक्सपेरिमेंट्स ये टेस्ट कर रहे थे कि क्या फिजिक्स सच में इनके बिना काम कर सकती है। कई जेनरेशंस तक लोग एक ही सवाल पूछते रहे, -1 का स्क्वायर रूट रियल कैसे हो सकता है? लेकिन शायद ये कभी सही सवाल था ही नहीं, क्योंकि आई कोई नॉर्मल रियल नंबर नहीं है। ये एक ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करता है जिसे नॉर्मल नंबर लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, एक नई डायरेक्शन। और जैसे ही मैं उस एक्स्ट्रा डायरेक्शन को अलाउ करता हूं, जो चीज पहले इम्पॉसिबल लग रही थी वो अचानक परफेक्टली कंसिस्टेंट बन जाती है। अजीब बात यह नहीं है कि मैथमेटिशियंस ने इमेजिनरी नंबर्स इन्वेंट किए। अजीब बात यह है कि मैथमेटिक्स ने उन्हें डिस्कवर किया और फिर ऐसा लगा कि नेचर को भी पता था कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है।